हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ऑडिटिंग के 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चन होगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, यानी अंकेक्षण के उद्देश्य, महत्व एवं सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी के 700 प्लस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, और वो सारे एग्जामिनेशन जहाँ पे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सेशन। और जिन लोगों ने अभी तक 700 प्लस अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करिए और सारे सेशन को ज्वाइन करिए, सारे क्वेश्चन को देखिए। और अब तक जो लोग देख चुके हैं वो फटाफट से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन बेस्ट होता है, रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं आप बिल्कुल तैयार नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इस टॉपिक से, ऑब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन से, ऑडिटिंग के। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाई। कंपनी लेखा परीक्षक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा निकाला जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा निकाला जा सकता है? शेयर धारकों के द्वारा निकाला जा सकता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा। कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति वार्षिक बैठक में शेयर धारकों के द्वारा 5 सालों के लिए किया जाता है। हर साल बैठक में नाम का अनुमोदन लेखा परीक्षक के तौर पर आवश्यक होता है। यदि लेखा परीक्षक के द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता है या फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है, तो वार्षिक बैठक में ही शेयर धारकों द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिटर हैज़ टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है? जवाब होगा शेयर होल्डर्स के समक्ष, शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक बैठक के सदस्यों, अंशधारियों के द्वारा सामान्यतः 5 सालों के लिए की जाती है, क्योंकि नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है और इसीलिए बैठक में ही ये रिपोर्ट लेखा परीक्षक के द्वारा अंशधारियों के समक्ष ही पेश किया जाता है, प्रस्तुत की जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत, जिसमें ये प्रावधान है। नेक्स्ट, सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर, यानी लेखा परीक्षक की नागरिक देयता का निहितार्थ है। किसके हेतु देयता? जवाब होगा अपकरण हेतु, मिसफिशंस, अपकरण हेतु देयता। लेखा परीक्षक की नागरिक देयता का निहितार्थ है अपकरण हेतु देयता। अपकरण का मतलब होता है कर्तव्य या विश्वास का उल्लंघन करना। अगर किसी कंपनी लेखा परीक्षक की ओर से लापरवाही अथवा कर्तव्य का निष्पादन सही से न करने से कंपनी को कोई भी नुकसान या क्षति होती है, तो कंपनी उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर, यानी लेखा परीक्षक को किसके लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है? आंसर होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी सांविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों को देनदार ठहराया जाता है। सांविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। लेखा परीक्षक को सांविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। यदि लेखा परीक्षक कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध जाकर के कोई काम करता है, तब ऐसी स्थिति में उसे आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। अगला क्वेश्चन। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, लेखा परीक्षक किसके लिए विलासिता है? लग्जरी फॉर। आंसर होगा स्मॉल शॉपकीपर, छोटा दुकानदार के लिए विलासिता है। एक लेखा परीक्षक एक छोटे व्यवसाय के लिए विलासिता कही जा सकती है। लेखा परीक्षा बड़े स्थानों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ पर लेन देन बड़ी संख्या में होते हैं और वहाँ पे लेखा परीक्षक के लिए संस्थान द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और इस स्थिति में त्रुटियों और घपले की संभावना अधिक होती है। जबकि छोटे व्यवसाय में लेखांकन भी छोटे स्तर पर कम लेन देनों का होता है।
तब स्वामी स्वयं सक्षम होता है कि वो खर्चीला प्रक्रिया को न अपना करके स्वयं लेखा परीक्षा दैनिक स्तर पर कर ले। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू द अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य हैं? कौन कौन योग्य है नियुक्त किए जाने के लेखा परीक्षक में? पहला है स्टेटमेंट, अ पर्सन हैविंग क्वालिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAI एज प्रैक्टिसिंग CA, यानी एक व्यक्ति जो कि ICAI के द्वारा योग्य और मान्यता प्राप्त है तथा CA के रूप में अभ्यासरत है। अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट निकाय। अ पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी हैविंग वोटिंग राइट्स, एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और उसे वोट देने का अधिकार है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सही जवाब इसमें से बतानी है, जिसमें से आपको नीचे कोड मिलेगा, जिस कोड के माध्यम से आपको आंसर करनी है। ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन 2 1 एंड 2। तो सही जवाब होगा सिर्फ ए, ओनली ए, ऑप्शन ए, केवल पहला सही जवाब है। एक व्यक्ति जो कि ICAI के द्वारा योग्य और मान्यता प्राप्त है और CA के रूप में अभ्यासरत है। ऑडिटर को न्यूनतम चार्टर अकाउंटेंट होना आवश्यक है। ये ICAI के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 141 के अनुसार केवल अनुभवी चार्टर अकाउंटेंट ही ऑडिटर हो सकते हैं। ऑडिटिंग सेवा व्यक्तिगत है, इसलिए बॉडी कॉरपोरेटर को ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बाहरी कॉरपोरेटर को ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करना कि आवश्यक है कि ऑडिटर की देयता सीमित न हो और ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में हित रखता है वो भी ऑडिटर बनने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a part of basic audit assumption? निम्न में से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षण अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा डिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, यानी लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता। एक ऑडिटर अथवा ऑडिट या लेखा परीक्षण, ऑडिटर कह सकते हैं, ऑडिट या लेखा परीक्षण, इसकी बुनियादी अवधारणा में लेखा परीक्षण की परस्पर निर्भरता शामिल नहीं की जाती है। लेखा परीक्षण एक स्वतंत्र, प्रभाव रहित और मुक्त होता है। ये लेखा की सही जांच निष्पक्षता से करती है, वस्तुपरक और नैतिक होती है और लेखा परीक्षण के साक्ष्यों पर रिपोर्ट देती है। ये सभी इसकी आधारभूत विशेषताओं में शामिल है। तो इसमें से कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता। बाकी सारे हैं सही और निष्पक्ष जांच, ट्रू एंड फेयर व्यू, मैटरलिटी अहमियत, नैतिक आचरण, इथिकल कंडक्ट और रिपोर्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, लेखा परीक्षा साक्ष्यों की रिपोर्ट। लेकिन जो नहीं है वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a method of collecting audit evidence? यानी निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वो तरीका नहीं है। निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है, पूछताछ है, इंक्वायरी है और कंप्यूटेशंस भी है, संगणना। लेकिन जो नहीं है वो है रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक लेखा परीक्षक परीक्षण के लिए साक्ष्यों को संगालिता है। साक्ष्यों को संकलित करने के लिए लेखा परीक्षक निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पूछताछ, संगणना आदि जैसे युक्तियों का प्रयोग करता है। इसकी सहायता से लेखा परीक्षक लेखा की शुद्धता की जांच करता है और लास्ट में उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्टिंग साक्ष्य एकत्र करने का तरीका नहीं है, बल्कि परिणामों को प्रस्तुत करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? निम्नांकित में कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना तो अंकेक्षण का उद्देश्य है।
वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स, धोखाधड़ी के लिए सजा, ये अंकेक्षर का काम नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स भी है, धोखाधड़ी की रोकथाम है, लेकिन सजा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अंकेक्षर का उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना है, खातों का सत्यापन करना है और धोखाधड़ी का रोकथाम करना है, लेकिन धोखाधड़ी की सजा देना ये अंकेक्षर का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, अंकेक्षर रिपोर्ट देता है, किस पर रिपोर्ट देता है अंकेक्षर? ट्रुथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की सत्यता पर देता है। फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की निष्पक्षता पर देता है। वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, खातों की वैधता पर भी देता है। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के बाद खातों की सत्यता, खातों की निष्पक्षता और खातों की वैधता के आधार पर अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट देता है। अंकेक्षक कंपनी के सदस्यों को उसके द्वारा परीक्षित लेखों और हर एक वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट देगा, जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की साधारण सभा में रखा जाना और रिपोर्ट करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा जो अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाना, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज नहीं होगा। लेखों व अंतिम या प्रकाशित खातों की सत्यता, विश्वसनीयता और नियमानुकूलता का पता लगाना ही वास्तव में अंकेक्षण का मूल उद्देश्य है। साथ ही त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना और त्रुटियों एवं कपटों की रोकथाम करना भी अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। ये द्वितीयक उद्देश्यों में शामिल है, लेकिन मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, प्रमाणन का उद्देश्य है। क्या है प्रमाणन का उद्देश्य? गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। तो प्रमाणन का उद्देश्य ये दोनों है। सही जवाब होगा ए एंड बी बोथ, दोनों ही सही है। प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच करने की विधि को वाउचिंग यानी प्रमाणन कहा जाता है। प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य है व्यापार से संबंधित सभी लेन देन पुस्तकों में लिखे जा चुके हैं। जो लेन देन व्यापार से संबंधित नहीं है उनका लेखा किया गया है। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, लेखे सत्य हैं, उन सबका लेखा नियमानुसार ढंग से किया जा चुका है। एक प्रमाणकों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना भी नितांत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब होगा सहायक, सब्सिडरी, सहायक उद्देश्य है। विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अतिरिक्त त्रुटियों का पता लगाना, छल कपटों का पता लगाना और त्रुटियों और छल कपटों को रोकना अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य होता है। अब एक नोट है, जिन उद्देश्यों की सहायता से मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसे सहायक उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। प्रमाणन को, वाउचिंग को कहा जाता है। प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रमाणन से लेखों की शुद्धता का ज्ञान होता है। यदि अंकेक्षण प्रमाणन के काम को चतुराई से पूरा कर लेता है तो आगे का काम सुलभ हो जाता है। आगे की सभी वर्गों के लिए प्रमाणन प्रमुख आधार माना जाता है। इसी कारण ये कहा जाता है कि प्रमाणन जो है वो अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन,
द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनमें से बताइए कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सही जवाब होगा टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है, ये अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा सही और उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है। जांच में ये देखा जाता है कि लेखे नियमानुसार सही हैं व व्यापार की सही व उचित स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हिसाब किताब की सत्यता, पूर्णता और नियमानुकूलता का ज्ञान प्राप्त कर इसका उल्लेख अंकेक्षण रिपोर्ट में किया जाता है। सहायक उद्देश्य होते हैं त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना, त्रुटियों को रोके रखना और नैतिक प्रभाव बनाए रखना एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार हैं? ये बतानी है, सारे पढ़ लीजिए पहले कौन कौन से दिए हैं। टू रिसीव रिमनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करना। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना। टू अटेंड द जनरल मीटिंग, आम बैठक में भाग लेना। और टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय का दौरा करना। तो बतानी है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है इस कोड के जरिए। सारे ऑप्शन चारों आपने पढ़ा होगा। सही जवाब है ए, सी और डी। पारिश्रमिक प्राप्त करना, आम बैठक में भाग लेना और शाखा कार्यालय का दौरा करना। एक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को निम्नलिखित आधार प्राप्त होता है। कौन कौन सा आधार प्राप्त होता है? अपने किए गए अंकेक्षण कार्य के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी के लेखों पुस्तकों को देखने का अधिकार, सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार, अंतिम लेखा संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, शाखा कार्यालय का दौरा व अंकेक्षण करने का अधिकार, साधारण सभा से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, अंतर नियम स्मारक पत्र और प्रविवरण देखने का अधिकार और साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार। ये सारे पारिश्रमिक प्राप्त करने का, ये सारे जो है वो लेखा परीक्षक को अधिकार प्राप्त होते हैं, सांविधिक लेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा प्रबंधन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था में इंटरनल ऑडिटर यानी आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कोड कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके माध्यम से प्रबंधन संस्था में नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास भी करता है। अगला क्वेश्चन है, छल कपट में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन से सम्मिलित है छल कपट में? हिसाब किताब में गड़बड़ी, हिसाब किताब में गड़बड़ी ये छल कपट में शामिल होता है। छल कपट का आशय जानबूझकर के लेखों में त्रुटि करने से होता है, यानी यदि रखे जाने वाले हिसाब किताब के लेखे में कर्मचारी द्वारा जानबूझकर के गड़बड़ी की जाती है तो इसे छल कपट कहा जाता है। छल कपट संबंधी त्रुटियों का पता लगाना आसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है भाई? क्योंकि वैधानिक रूप से ये अनिवार्य नहीं है। एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ये वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, जबकि कंपनियों का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। ये कौन सा उद्देश्य है अंकेक्षण का? ये मुख्य उद्देश्य है। लेखा अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है और ये काम अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना है, ये कौन सा गबन है? ये है संपत्ति का गबन। कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना संपत्ति का गबन करने की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य अंकेक्षक का है? इन चारों ऑप्शन में को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा काम जो है वो अंकेक्षक का है। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कमी को ढूंढना एवं रोकना। तो जो काम है अंकेक्षक का वो सारे तीनों ही काम है, उपर्युक्त में से सभी। एक अंकेक्षक व्यवसाय या कंपनी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करता है, जिसके अंतर्गत वो इस बात की जांच पड़ताल करता है कि लेखे अधिनियमों के अनुसार रखे गए हैं या फिर नहीं, और इससे संबंधित रिपोर्ट वो कंपनी को वास्तविक स्वामी अंशधारी को देता है। अगला क्वेश्चन, छोटे एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षक की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वैधानिक रूप से ये अनिवार्य नहीं है। सही जवाब होगा वैधानिक रूप से ये अनिवार्य नहीं है। छोटे एवं एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस व्यापार में ये वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी व्यवसाय का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य है। क्या करना अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है? लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। एक अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि व्यापार के अंतर्गत रखे गए लेखे और पुस्तकें कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार पूर्ण, सत्य और वैध है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त एक अंकेक्षक के अन्य सहायक उद्देश्य हैं त्रुटियों एवं छल कपटों का पता लगाना, त्रुटियों और छल कपटों को रोकने का प्रयास करना, और ये देखना कि लेखे सत्य और उचित हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है, ये किस श्रेणी में आता है? कौन सा गबन है ये है संपत्ति का गबन। लैपटॉप भी और टेलीफोन भी, ये दोनों ही संपत्ति का गबन होता है। कार्यालय टेलीफोन का उपयोग यदि किसी कर्मचारी द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए किया जाता है तो इसे संपत्ति का गबन माना जाता है, क्योंकि ऐसी संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाना है। अगला क्वेश्चन, यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। किस लिए दोषी ठहराया जाएगा? दीवानी लापरवाही के लिए। सही जवाब होगा दीवानी लापरवाही। यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दीवानी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षक का कार्य है। क्या है अंकेक्षक का काम? खातों में गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक अंकेक्षक का कार्य ये देखना होता है कि व्यवसाय में रखी गई लेखा पुस्तकें और उसमें किए गए समस्त लेखा कंपनी अधिनियम के अनुसार है या नहीं। इसके अंतर्गत वो लेखों से संबंधित सभी गतिविधियों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन, द सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का मुख्य सहायक उद्देश्य क्या होता है? अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य इसमें से क्या है? सही जवाब होगा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अशुद्धियों तथा छल कपट का पता लगाना एवं उन्हें रोकना, यह है अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य। अशुद्धियों और छल कपट का पता लगाना और उन्हें रोकना, ये अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तो ऊपर आपने सहायक उद्देश्य के बारे में जाना कि सहायक उद्देश्य अशुद्धि और छल कपट का पता लगाना और रोकना होता है। अब बताइए कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है
टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन करना। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य ये ज्ञात करना होता है कि व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता सही और उचित लाभ हानि और स्थिति विवरण सही एवं उचित आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य? To ensure that final accounts and statements exhibit true and fair position of business, ये सुनिश्चित करना कि अंतिम खाते एवं विवरण पत्र व्यवसाय की सही और उचित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य ऑडिट का। एक अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि अंतिम खाते और विवरण पत्र व्यवसाय की सही और उचित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर, अंकेक्षण के उद्देश्य हैं, क्या है उद्देश्य अंकेक्षण के? अंकेक्षण के उद्देश्य हैं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, जालसाजी का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स, लिपिकीय अशुद्धियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। अंकेक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। किनको किनको शामिल किया जाता है? जालसाजी का पता लगाना, लिपिकीय अशुद्धियों का पता लगाना और सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंसर्न, ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता और चिट्ठा संस्था की सही और उचित स्थिति बताता है। अंकेक्षण के जो उद्देश्य हैं वो हैं प्रमुख उद्देश्य और सहायक उद्देश्य। दो उद्देश्य होते हैं। प्रमुख उद्देश्य यानी लेखों व अंतिम या प्रकाशित खातों की सत्यता, विश्वसनीयता और नियमानुकूलता का पता लगाना ही वास्तव में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। और सहायक उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य हैं त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना और त्रुटियों एवं कपट की रोकथाम, ये सहायक उद्देश्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज, लेखा परीक्षण की सीमा क्या है? इन चारों को पॉज करके पढ़िए और ये समझिए कि लेखा परीक्षण की सीमा क्या होती है। कि ये व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, दैट इज डज नॉट रिवील कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस, दैट इज डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। लेखा परीक्षण का ये सीमा होता है कि खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता। दैट ऑडिटर मे बी बेस्ड, ये कि लेखा परीक्षक पक्षपात पूर्ण हो सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। लेखा परीक्षण की जो सीमाएं होती हैं वो निम्न सीमाएं हैं। अंकेक्षण व्यवसाय की संपूर्ण स्थिति नहीं बताता। अंकेक्षक एक विशेषज्ञ नहीं होता। विशेषज्ञों की सही राय के अभाव में वो सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सकता। अंकेक्षक प्रायः स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता। लेखा परीक्षक पक्षपात पूर्ण हो सकता है। ये खातों के सही होने की पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी, एक अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है। क्या दायित्व हो सकता है अंकेक्षक का? सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल या क्रिमिनल, दीवानी एवं या अपराधी। अंकेक्षक का काम अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसे उन सभी महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि वैधानिक और नैतिक हो। तो एक परीक्षण का दायित्व निम्न है: एकाकी व्यापारी या साझेदारी संस्था में अपना संविदागत दायित्व, लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और अपराध दायित्व तथा अधिनियम के अंतर्गत दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य टू फाइंड आउट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना होता है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य होते हैं। मुख्य उद्देश्य यानी लेखों व अंतिम या प्रकाशित तथ्यों की सत्यता, विश्वसनीयता और नियमानुकूलता का पता लगाना ही वास्तव में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। और सहायक उद्देश्य होते हैं त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना और त्रुटियों एवं कपटों की रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, अंडर इंटेंसिव चेकिंग, गहन जांच के अंतर्गत क्या होता है? गहन जांच के अंतर्गत, गहन जांच के अंतर्गत स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है गहन जांच से। गहन जांच के अंतर्गत अंकेक्षक सभी लेखों की विस्तृत जांच करने के स्थान पर कुछ विशिष्ट लेखा पुस्तकों की गहरी जांच करता है, जिनके शुद्ध और उचित होने पर यह मान लेता है कि सभी लेखे शुद्ध एवं उचित हैं। इसे परीक्षण जांच भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो ये दस्तावेज दिए हैं इस दस्तावेज पे विचार करनी है। पहला है ऑडिट नोटबुक यानी लेखा परीक्षक नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम यानी लेखा परीक्षण कार्यक्रम, ऑडिट रिपोर्ट्स यानी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन और ऑडिट फाइल्स यानी लेखा परीक्षा फाइलें। अब इसमें बतानी है करेक्ट सीक्वेंस इन विच एन ऑडिटर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स इज, लेखा परीक्षक के द्वारा इन्हें तैयार करने का सही क्रम बतानी है। नीचे आपको ये मिलेगा कोड और इसको आप सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले लेखा परीक्षण कार्यक्रम होगा, लेखा परीक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद लेखा परीक्षक नोटबुक ऑडिट नोटबुक, इसके बाद लेखा परीक्षा फाइलें ऑडिट फाइल्स और फिर लास्ट में लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑप्शन सी दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये सही सीक्वेंस बनेगा। लेखा परीक्षक तैयार करने का सही क्रम है लेखा परीक्षण कार्यक्रम, लेखा परीक्षण नोटबुक, लेखा परीक्षक फाइलें और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the audit is conducted at regular or irregular intervals throughout the year it is called as, यानी जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है तब उसको क्या कहते हैं? उसे कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। चालू अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण से मतलब ऐसे अंकेक्षण से होता है जिसमें कि अंकेक्षक अथवा उसका स्टाफ साल भर लेखों की जांच कार्य में व्यस्त रहता है, अथवा जहां पे अंकेक्षक वर्ष भर नियमित या अनियमित समयांतराल से जांच कार्य हेतु उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए सही जवाब होगा कंपल्सरी है, अनिवार्य है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 जो कि संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके अनुसार संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। इसे वैधानिक अंकेक्षण भी कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इसके साथ ही ऑडिटिंग का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ में।